is an identifiable political entity and a group of people who have collectively इसी के खोज में लोग भारत आने लगे और दोबारा से यूरोपीय कंपनियां जो थी उनका व्यापार शुरू हुआ। इस ब्लॉक से कुछ लाइन लिखी होती है वर्टिकल और पूरा अंदर यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, इनोवेशन, इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेडमार्क दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर में रह रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस होंगे उनको फॉलो कर रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में डच चला रहे थे हम लोग। डच का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था 1616 तक का। आज हमको देखना 1618 से, ठीक है। और आज ही की वीडियो में डच को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड है हमारा 1618 से शुरुआत करेंगे हम लोग। 1618 क्या होता है इसमें? व्यापारिक संधि होती है, व्यापारिक संधि जिसको बोलते हैं ट्रेड ट्रीटी। किनके किनके बीच? दो लोगों के बीच होती है। बिटवीन, एक तरफ है दान खिस्तेजन और दूसरी तरफ है शाहजहां। मतलब इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, शाहजहां और दान खिस्तेजन के बीच। दान खिस्तेजन कौन है? तो याद रखिएगा, सूरत का प्रभारी है, सूरत का अधिकारी है या प्रभारी है, ठीक है। सूरत का प्रभारी है। इन दोनों की जब बात होती है, मतलब डिस्कशन हो रहा है, ट्रीटी हो रही है, संधि हो रही है, तो आउटपुट इसका क्या निकल कर के आता है? इस संधि का आउटपुट क्या निकल कर के आता है? आउटपुट ये निकल कर के आया कि इसको परमिशन मिल जाती है, मतलब अनुमति मिल जाती है डचों को। किस चीज़ की अनुमति? फैक्ट्री खोलने की, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिलती है? तो वो अनुमति मिलती है आपको, पहली अनुमति मिलती है आपको भड़ौच में फैक्ट्री खोल लीजिए आप। दूसरा अहमदाबाद में। तीसरा बम्बई में। चौथा बुरहानपुर में। और पांचवा आगरा में, ठीक है। दान खिस्तेजन और शाहजहां के बीच समझौता हुआ और शाहजहां ने परमिशन दे दिया व्यापारिक संधि के लिए। कौन कौन सी जगह? इन जगहों पर फैक्ट्री वगैरह खोलने के लिए। कौन कौन सी? भड़ौच, अहमदाबाद, बम्बई, बुरहानपुर और आगरा, ठीक है। इसके बाद से टाइम पीरियड आता है हमारा 1619 का। टाइम पीरियड है हमारा 1619 में बैटेनिया नामक नगर बसा दिया जाता है। बैटेनिया नामक नगर बसाया जाता है। और ये नगर कहाँ बसाया गया? तो नगर बसाने की जगह है आपका जकार्ता में बनाया जाता है ये। और जकार्ता की लोकेशन आप जान ही रहे हैं, इंडोनेशिया उसकी लोकेशन है, ठीक है। 1619 का टाइम पीरियड आप लोगों को बता दिया। इसके बाद से 1627 में चले जाते हैं हम लोग। 1627 में बंगाल में दो जगह फैक्ट्री खोली जाती है, पीपली और दूसरा मिला है बालासोर में। दो जगह फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल जाती है। यहाँ तक समझ में आया होगा। 1627 के बाद हम सीधे चले जाते हैं 1641 में, दिखाई दे रहा 1641 में फिर से कब्जा होता है। और कौन से एरिया पे कब्जा होता है? मलक्का यानी वही मलेशिया वाला एरिया,
मलक्का या मलेशिया, यहाँ पर कब्जा होता है 1641 में। 1641 के बाद टाइम पीरियड आपका आता है 1653, ठीक है। और 1653 में एक किला बनाया जाता है, नाम है इसका गुस्तावुस फोर्ट या गुस्तावुस किला, ये बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है ये? तो ये बनाया जाता है चिनसुरा में। और चिनसुरा आपका कहाँ पड़ेगा? हुगली के निकट। और हुगली कहाँ? बंगाल, ठीक है। इतना समझ में आया। 1653 में ही और भी कुछ जगहों पर फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं या कब्जा किया जाता है, जैसे कड़ानगर, कासिम बाजार, पटना और बालासोर। यहाँ पर भी बालासोर बोला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट्री खोली गई है और यहाँ पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, रिपीट कर दे रहा हूँ मैं फिर से। देखिएगा 1618 में व्यापारिक संधि होती है दान खिस्तेजन और शाहजहां के बीच में। और जो दान खिस्तेजन है सूरत का प्रभारी है, इस जब ये समझौता हुआ है तो इसमें बात निकल कर के आई है अनुमति के रूप में। अनुमति दे दी जाती है फैक्ट्री खोलने की भड़ौच में, अहमदाबाद में, बम्बई में, बुरहानपुर में और आगरा में। इसके बाद से 1619 में बैटेनिया नामक नगर बसाया जाता है। कहाँ पर? जकार्ता के खंडहरों में। याद रखिएगा, खंडहर जो वहाँ था वहाँ पर जकार्ता के खंडहरों में बैटेनिया नामक नगर बसाया जाता है, ठीक है। बैटेनिया कहाँ पर है? बता दी, इंडोनेशिया में। इसके बाद से 1627 में बंगाल में 2 जगह फैक्ट्री खोली जाती है, पीपली और बालासोर में, ठीक है। इसके बाद से 1641 में मलक्का पर कब्जा किया जाता है। 1653 में गुस्तावुस का किला बनाया जाता है। कहाँ पर? चिनसुरा में। चिनसुरा हुगली के निकट पड़ता है, हुगली आपका बंगाल में पड़ेगा। इसके बाद से कड़ानगर, कासिम बाजार, पटना और बालासोर पर भी कब्जा किया जाता है। ये 1653 तक की डेट हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। तो 1653 तक का टाइम पीरियड हम लोगों ने देख लिया। 1658 से देखते हैं और जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। 1658 का टाइम पीरियड है। 1658 में 2 जगह कब्जा होता, सीलोन में, और इसके बाद से कब्जा होता है नागपट्टनम में। अब जो लोग मेरी लास्ट क्लासेस अटेंड किए होंगे, पुर्तगाली वाला या ब्रिटिशर्स वाला, तो उनको पता होगा सीलोन किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सीलोन मतलब श्रीलंका की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ सीलोन यानी श्रीलंका। श्रीलंका पर कब्जा किया जाता है 1658 में। इसके बाद से डेट आती है आपकी 1663 की। 1663 में कोचीन में कब्जा किया जाता है। कोचीन के बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूँ। 1663 के बाद से आपका टाइम पीरियड आता है 1676 का। 1676 में मालदा पर कब्जा किया जाता है। मालदा यानी बंगाल वाला एरिया है ये, ठीक है। 1676 के बाद से आपका टाइम पीरियड मिलेगा 1680 का। 1680 में क्या होता है? फ्री ट्रेड परमिशन मिल जाती है। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा परमिशन मिल जाती है। और याद रखिएगा 1680 का ही जो टाइम पीरियड है, उस समय एक जगह है, नाम है इसका पोर्ट नोवा। ये समृद्ध व्यापारिक केंद्र, समृद्ध कपड़ा के लिए केंद्र था। समृद्ध कपड़ा व्यापारिक केंद्र था। मतलब सबसे ज़्यादा कपड़े यहाँ पर होते थे, ठीक है। ये आपका 1680 तक का डेट हो गया। 1680 के बाद से हम सीधे आते हैं 1689 में टाइम पीरियड आपका है। 1689 के टाइम पीरियड में कब्जा होता है खानाकुल में। खानाकुल फिर वही बंगाल का एरिया है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये बंगाल वाला एरिया। 1689 तक का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। 1689 के बाद से टाइम पीरियड आपका है 1690 का। और 1690 में याद रखिएगा एक जगह है, नाम है इसका पुलिकट।
तो पुलिकट की जगह 2 नए केंद्र बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है नागपट्टनम में और दूसरा बना दिया जाता है कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल तट पर, मतलब पहले पुलिकट होता था, अब प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम और कोरोमंडल को कर दिया गया। 1690 तक का टाइम पीरियड आप लोग का हो गया। अब यहाँ से जो होता है, ये जो डच लोग थे इनका पतन होने लगता है, ये डिक्लाइन होने लगते हैं। ठीक है, और जब डिक्लाइन होने लगते हैं तो कुछ चीज़ें इनके साथ होती है। क्या होती है? सबसे पहले युद्ध होता है। ठीक है, तो पतन वाला पार्ट आगे चल करके देखते हैं। और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब देखना हमको पतन वाला पार्ट, जब ये डिक्लाइन होने लगे हैं। ठीक है, तो पतन यानी हार की तरफ बढ़ाने में, इनको हार की तरफ ले जाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है युद्ध ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। और 2 युद्ध हुए हैं। ठीक है, पहला होता है आपका 1741 में पहला युद्ध होता है, और दूसरा होता है 1759 में। ठीक है, 1741 वाला जो युद्ध है वो कहलाता है कोलाचेल का युद्ध, बैटल ऑफ कोलाचेल। और ये हुआ था राजा मार्तंड। ठीक है, और इधर थे डच, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये लोग थे इधर। राजा मार्तंड आपके त्रावणकोर के राजा हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, त्रावणकोर के राजा। ठीक है, जब युद्ध हुआ है तो इसमें से जीता कौन है? राजा मार्तंड जीत गए हैं। और कौन से एरिया जीत गए हैं? मालाबार वाला एरिया जीत गए हैं। ठीक है, वहीं 1759 का युद्ध देखते हैं। 1759 का युद्ध देखते हैं हम। ठीक है, तो 1759 के युद्ध में इसको बोला जाता है, नाम दिया जाता है बेदारा या चिनसुरा का युद्ध। ये युद्ध के नाम है चिनसुरा का युद्ध। किसके बीच हुआ है? ये होता है ब्रिटिशर्स वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 2 लोगों के बीच होता है, ब्रिटिशर्स वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें भी ये जो ब्रिटिशर्स थे ये जीत जाते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है डच हार जाएंगे। और जब हारे हैं तो ब्रिटिशर्स कौन से एरिया जीत गए हैं? यही बता दे रहा हूँ, ब्रिटिशर्स जीत गए हैं गुस्तावुस फोर्ट, यही जो बताया था अभी चिनसुरा में बन रहा था, इसको जीत लिए थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, कौन कौन से एरिया? कोलाचेल का युद्ध हुआ, बेदारा का युद्ध। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जब हुई। एक चीज़ और है यहाँ पर, ब्रिटिशर्स जब लड़ रहे थे तो उस समय इनको लीड कर रहा था, इनका नेतृत्व कर रहा था, नाम है उसका रॉबर्ट क्लाइव इनका नेतृत्व कर रहा था, लीड कर रहा था इनको। क्या क्या बताया मैं? जो डच है उनका पतन होने लगा, ये डिक्लाइन होने लगे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न था युद्ध। 2 युद्ध हुए, दोनों युद्धों में वो हार गए। 1741 का युद्ध कोलाचेल का युद्ध कहलाता है, इसमें पार्टिसिपेट किया था राजा मार्तंड ने और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। राजा मार्तंड हार गए और त्रावणकोर के राजा थे ये, जिसमें जीते हैं तो मालाबार वाला एरिया ले लिए हैं। दूसरा युद्ध होता है 1759 का, नाम रखा जाता है बेदारा का युद्ध या चिनसुरा का युद्ध। ये ब्रिटिशर्स और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। ब्रिटिशर्स जीत गए हैं और जो गुस्तावुस फोर्ट इन लोगों ने बनवाया था डचों ने चिनसुरा में, उसको ये लोग कब्जा कर लेते हैं। लीड कर रहा होता है रॉबर्ट क्लाइव। ये युद्ध था। ठीक है, इसके बाद सब संधि वाला टाइम पीरियड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है ये पहले अंग्रेज क्या करते थे? लड़ाई करते थे। लड़ाई करने के बाद अगर जीत जाते थे तो संधि करते थे, और संधि मतलब समझौता करते थे। और वो समझौता कैसा होता था? अंग्रेजों के हिसाब का होता था, वो अपने हिसाब से संधि वगैरह डिसाइड कर लेते थे। ठीक है, तो संधि देखते हैं हम लोग।
ट्रीटी, संधि। संधि का नाम रखा गया एंग्लो डच ट्रीटी या एंग्लो डच संधि। ठीक है, ये 2 बार हुई है। ठीक है, 2 बार हुई है। पहली होती है 1814 में, 1814 में, और दूसरी होती है 1824 में, 1824 में। ठीक है, 1814 में जो संधि हुई है उसमें क्या बोला गया कि 2 एरियाज कौन कौन से हैं, डच कोरोमंडल और दूसरा जगह, पहली जगह ये है और दूसरी जगह ये डच बंगाल, ये दोनों एरियाज डच शासन के अधीन रहेंगे। पहली जो बात हुई, पहला जो समझौता हुआ है उसमें 1814 में हुआ, उसमें बोला गया कि जो डच कोरोमंडल है, मतलब कोरोमंडल और बंगाल, ये दोनों डचों के अंदर में थे, तो इनको बोला जाता था डच कोरोमंडल और डच बंगाल। तो बोला गया कि ये दोनों जो एरियाज हैं ये डचों के शासन के अधीन ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन 1824 में क्या होता है, इन दोनों एरियाज को वापस ले लेते हैं अंग्रेज। वापस ले लिए अंग्रेज। कौन कौन से एरिया, ये दोनों एरियाज, पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों एरिया, मतलब डच बंगाल और डच कोरोमंडल, दोनों एरियाज क्या किए हैं अंग्रेज, वापस ले लिए हैं। पहली बात। इसके बाद से क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस संधि में नियम बना दिया कि 1 मार्च 1825 तक डचों के सभी क्षेत्र अंग्रेजों को मिल जाएंगे। मतलब बाध्यकारी कर दिए कि आप जो भी डचों के एरियाज हैं 1 मार्च 1825 तक आप अंग्रेजों को दे देंगे। तो उसी के तहत 1824 में ये जो एरियाज 1814 में मिला था, 1824 में ये लोग ले लेते हैं। यानी 1825 का जो काल है ना, 1825 का काल, इसको स्ट्रगलिंग पीरियड कहा गया है। स्ट्रगलिंग पीरियड कहा गया, मतलब एक तरह से शुद्ध हिंदी बोलना चाहें तो जूझ काल है। इस समय ये जो डच हैं वो जूझ रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली अगर और रियलिटी बताना चाहूँ तो ये जो डच लोग हैं ये 1795 में ख़त्म हो गए थे, कुछ बचा नहीं था इनके पास, लेकिन फिर भी संघर्ष करते आए हैं। और यहाँ पर उनका संघर्ष दिखा 1825 में, सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हुए दिखे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए हैं। ठीक है, इसके बाद से 1824 में ही 1824-25 में ही एक और नीति आ जाती है जिसको कहते हैं अदल बदल नीति। इसमें क्या होता है, जो अंग्रेज थे, वो डचों को बोलते हैं कि वो लोग क्या करें, भारत छोड़ दें। ठीक है, अंग्रेज बोले डचों से। ठीक है, और दूसरा क्या बोला गया कि जो डच हैं, जो अंग्रेज हैं वो इंडोनेशिया छोड़ दें। यानी एक दूसरे के एरियाज को छोड़ने की बात हो रही है। अंग्रेज जो हैं वो बोल रहे हैं डचों से कि आप भारत छोड़ दीजिए, मतलब आप लोग भारत में हैं उसको छोड़ दीजिए। और जो अंग्रेज हैं उनको बोला गया कि आप इंडोनेशिया छोड़ दीजिए। ठीक है, एक दूसरे के एरियाज वगैरह छोड़ दिए। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपका डच कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह बचे हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे मैं, आप लोग उसको देख करके लिख लीजिएगा। समझाने वाली चीज़ उसमें ज़्यादा है नहीं, उसको मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग सारी चीज़ें मैं लिख दी हूँ। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे आप लोग उसको मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे तो समझिएगा इंपॉर्टेंट है, नहीं याद होता तो समझ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए क्या क्या लिखा हूँ।
मसूलीपट्टनम और सूरत नील निर्यात के लिए फेमस थे डचों के टाइम पीरियड में। ये सब जो बता रहा हूँ डचों के टाइम पीरियड में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मेंशन कर लेंगे आप लोग। डचों का टाइम पीरियड क्या बताया था, 1605 से 1825 तक, उसी के टाइम पीरियड की ये बात लिख रहा हूँ, उसी के बीच का। तो मसूलीपट्टनम और सूरत नील निर्यात के लिए फेमस थे। भड़ौच बंदरगाह कपड़े के लिए फेमस था। पुलिकट पैगोडा के टकसाल के लिए जाना जाता था। नामल वांचे और पाल कोल्लू यहाँ पर नील और कपड़ा हुआ करता था सबसे ज़्यादा। सदर सपत्तम यहाँ पर क्या होता था, उत्कृष्ट कपड़े, मतलब अच्छी क्वालिटी के कपड़े यहाँ पर हुआ करते थे। बंगाल जो फेमस था सूती, रेशम, अफीम और शोरा के लिए। कोरोमंडल बुने हुए वस्त्र के लिए, मतलब बुने हुए जो कपड़े होते थे उसके लिए फेमस था। जो डच व्यवस्था थी कार्टेल पर आधारित थी, मतलब लाइसेंस व्यवस्था पर आधारित थी। फैक्टर, डच फैक्ट्रियों का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, फैक्टर कहते थे। जो डच कंपनी का निदेशक मतलब डायरेक्टर होता था उसको भद्रजन कहते थे। डचों द्वारा 17वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन हुआ, तो रेशमी धागे का उत्पादन हुआ है। 17वीं 18वीं शताब्दी में अगर पूछा जाए इंडोनेशिया पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभुत्व था, इंडोनेशियाई जो द्वीप थे उन पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभुत्व था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था। और उसके बाद एक और फैक्ट सा नहीं लिखा हूँ, वो ये फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा कंपनी या प्रमुख केंद्र डचों के कहाँ कहाँ पर थे। तो आपको सारी चीज़ें लिखा चुका हूँ, सूरत है, नागपट्टनम है, मसूलीपट्टनम है, कराईकल है, कड़ा नगर है, बड़ा नगर है, कासिम बाजार है, ये सारी चीज़ें हैं जो डचों के लिए प्रमुख केंद्र थे। आपका डच जो था, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो भी डचों का टाइम पीरियड है आप लोगों का वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पार्ट था ये डच, जो भी फैक्ट्स से आपके कोशिश किया हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर करा दिया हूँ। अगला जो हमको देखना है का डच के बाद से डेनिश और स्वीडिश, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कंप्लीट करा दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही है ना वो डेट बाय डेट वाली क्लासेस चल रही हैं कि डेट फिर नाम, डेट फिर नाम, ये फैक्ट्स हैं। क्योंकि कंपनियां आ रही हैं, पुर्तगाली कंपनी, अंग्रेजी कंपनी, डच कंपनी, डेनिश कंपनी, स्वीडिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी, ये सारी कंपनियां जो हैं तो इनमें आने का है और कंपनी खोलने की डेट है। और क्या कह सकते हैं इसमें, कोशिश करिए जब ये आगमन जो कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं, अगर इनके आने का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें युद्ध होगा, साम्राज्य का उदय होगा, उसमें और ज़्यादा मजा आएगा। उसमें इतना रटना नहीं पड़ेगा, उसमें कंसेप्ट होगा, एक कहानी की तरह, पूरा एक एपिसोड की तरह ले करके जाऊंगा। जिस तरह से आप लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, सीज़न 1 आया, एपिसोड अलग अलग थे, उस तरह से पूरा का पूरा हिस्ट्री आपके दिमाग में फिक्स करा दूंगा, चिपका दूंगा। वो सारा मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कि याद नहीं होता, नहीं होता। यहाँ पर मेहनत कर लीजिए, और अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो आपको क्लास के अंदर ही याद करवा देता मैं, ठीक है। लेकिन अभी ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल नहीं रही हैं, पूरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। कांटेक्ट अगर करना हो क्लास ज्वाइन करने के लिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट करिएगा, ज्वाइन करिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो है पढ़ाई करना, इससे भाग नहीं सकते। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं तब कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्लास ज्वाइन करिए और एक बार ज्वाइन करके देखिए इस क्लास में डिफरेंस क्या है, क्या अच्छाई है, क्या बेस्ट क्वालिटी है, ये बताऊँगा नहीं। आप लोग एक बार ज्वाइन करिए, फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और ऑफलाइन क्लासेस होती तो और भी समझ में आता, ठीक है। जब तक के लिए तैयार करते रहिए, मिलते हैं अगले टॉपिक में। बाय, टेक केयर, खुश रहिए।